बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है हमने चैप्टर 4 का आगाज़ किया था मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ। आज फिर से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पार्ट 1। इसका हमने चैप्टर 4 शुरू किया था। जब हमने चैप्टर 4 शुरू किया, मैंने आपको बताया इसके 2 पोर्शन हैं, एक लिक्विड्स और दूसरा सॉलिड्स। अब हमारे पास जो लिक्विड्स और सॉलिड का जो पोर्शन है, इसके अंदर आपने देखना है कि हमने लिक्विड्स का पोर्शन पिछले लेक्चर में ख़त्म कर लिया था। मतलब इसमें जो टॉपिक था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, वो हमने 88 पेज तक ख़त्म कर लिया था। अब ये जो पोर्शन है ये सारा सॉलिड्स तक है न्यू सिलेबस के मुताबिक। आज हम लिक्विड्स का क्योंकि टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, आज हम लिक्विड्स की एक्सरसाइज करेंगे। लिहाजा लिक्विड्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे और उनके ये पार्ट्स करेंगे हम, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक क्वेश्चन करेंगे आज। लिहाजा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लिक्विड्स की एक्सरसाइज। लीजिए लिक्विड्स की हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड्स की एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें जो पोर्शन दिया हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या होता है? एमसीक्यूज का। तो उसने पूछा है हमसे, जो सवाल पूछा है, कहता है बिलाल साहब आप बताएं कि जो लंदन फोर्सेस हैं, ये उसने लंदन फोर्सेस के बारे में सवाल किया है। ये लंदन फोर्सेस के बारे में सवाल किया है और हम लंदन फोर्सेस की अगर बात करें कि वो वाटर में होती हैं, नहीं। आपको पता है वाटर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। अब उसने दूसरा बात कही, कहता हीलियम के एटम्स हैं और ये हाई टेम्परेचर पे हैं, गैसियस। इसका मतलब ये हीलियम दूर दूर हैं, तो वो तो पोल बने ही नहीं, तो वो करीब आए ही नहीं, इसलिए उनके अंदर फोर्सेस लंदन हुई ही नहीं। होती इसमें लंदन फोर्सेस ही हैं, लेकिन क्योंकि वो दूर दूर हैं, गैस की हालत में है। वैसे आपको पता है हीलियम नॉन पोलर है। इसमें होना कौन था? लंदन फोर्सेस। लेकिन कब? जब उसने लिक्विड की हालत में होना था, जब उसने लिक्विड की हालत में होना था। लेकिन ये यहां पे तो गैस है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। मॉलिक्यूल्स दूर दूर का मतलब इस ये वाला जवाब नहीं हो सकता। तो हम अगला जवाब देखते हैं। अगला कौन है? अगर देखें ज़रा हमारे पास, सबसे पहले वाटर में मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद इसमें मैंने कहा लंदन फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये गैसेस है तो लिहाजा लंदन फोर्सेस नहीं है, लिहाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में होनी थी। तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास कौन होगा? आयोडीन। आयोडीन भी क्योंकि नॉन पोलर है और मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये हैलोजन है। आपको बताया था फरजाना, कल, बार आई, ये सब दो दो एटम मिलके पोली, ये हमारे पास F2Cl2 Br2 I2, ये सब डाई अटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डाई अटोमिक। और ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। लिहाजा इनके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी? लंदन फोर्सेस। लिहाजा हमारा जवाब कौन सा हुआ? सी हुआ, क्योंकि आयोडीन के अंदर वाकई ही लंदन फोर्सेस होती हैं। हमारा जवाब कौन सा हुआ? सी हुआ। क्यों? क्योंकि डी वाले में ज़रा देख लें, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है HCl के अंदर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि एक HCl ये भी एक डाईपोल और ये भी एक डाईपोल। तो इसके दरमियान में जो कशिश की फोर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? डाईपोल डाईपोल फोर्स होती हैं, डाईपोल डाईपोल फोर्स होती हैं। लिहाजा हमारा जवाब कौन सा है? सी। वाकई ही आयोडीन के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन के अंदर
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। आए अगला एमसीक्यू देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू देखें तो उसकी इबारत के अंदर जरा देखें क्या लिखा है उसने। एक लिखा है एसीटोन, एक उसने लिखा हमारे पास एसीटोन ये, और दूसरा उसने लिखा क्लोरोफॉर्म। ये जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी तो उस वक्त मैंने इसकी एग्जांपल पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी आज आपकी खातिर इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आए देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आपको याद होना चाहिए जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल्स दी थी वहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल थी, HF की एग्जांपल थी, वाटर की एग्जांपल थी, और एक मैंने ये एग्जांपल भी दी थी कि ये अगर CH है और इसके पीछे Cl3 है क्लोरोफॉर्म, तो इन 3 क्लोरीन नेगेटिव ने इस कार्बन को मजबूर कर दिया है कि इन्होंने हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन खींच लिया है और हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया बहुत ज़्यादा, कौन सा, पॉजिटिव। और दूसरी तरफ हमारे पास क्योंकि एसीटोन है मतलब प्रोपानॉन है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव के दरमियान में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो फोर्स मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिहाजा हमारा जो आंसर है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के अंदर कौन सी फोर्स होती है, क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। इन दोनों के अंदर मेरे बेटे जो फोर्स होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहला आंसर क्लियर हो गया। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है 5वें ग्रुप में से। आए पहले 5वां ग्रुप देखते हैं। ये आपने पढ़ा, 9 पापा असलम सबका भाई। ये देखें आपने पढ़ा 9 पापा असलम सबका भाई। अब ऊपर से नीचे को साइज इंक्रीज होता है। अब नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। लिहाजा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या शो करती है, N के साथ जब हाइड्रोजन होता है NH3, तो आपको पता है एक NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होना। लिहाजा जो हमारी वो फिल इन द ब्लैंक थी, इसमें से जो हमारा जवाब होगा वो कौन सा होगा कि एनहांस्ड। ये हमारे पास एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये C वाला आंसर हुआ। उधर पीछे वाला A था और ये वाला C है, एनहांस इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। उसके बाद चौथा, अच्छा क्योंकि पहला स्मॉल साइज भी ठीक था करीब तरीन, लेकिन स्मॉल साइज की वजह से चीज कौन सी अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब तरीन ज्यादा बेहतर आंसर है। और लॉन पेयर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी हो सकता था, लेकिन उसमें ज्यादा करैक्टर किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लॉन पेयर तो ऐसे कई चीजों के पास है, क्लोरीन के पास भी है, लेकिन HCl कौन सी फोर्सेस शो करता है, डाइपोल। इस तरह क्लोरीन के पास भी लॉन पेयर है। लॉन पेयर होना कोई किरदार नहीं है, असल किरदार ये है, मैंने आपको बताया था NOF, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये हमेशा कौन सी फोर्स शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। चौथे MCQ हमने करना है कि जब 0 डिग्री पे जाके बर्फ जमती है तो इसकी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। किस वजह से, मैंने आप लोगों को बताया था कि असल में एम्प्टी स्पेसिस वहां पैदा हो जाती हैं। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ, B हुआ। और मैंने आपको बताया था
कि 9% मोर एम्प्टी स्पेसेस पैदा होती हैं। शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जिन्हें नहीं पता वो पिछला लेक्चर सुन लीजिए। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आइस का स्ट्रक्चर है और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये इस तरह के टेट्राहेड्रन्स आपस में मिलती हैं कि दरमियानी में छोटी सी जो खाली जगह बन जाती है, वो छोटी छोटी जो स्पेसिस होती हैं, वो जो छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं वो करीबन कितनी बन जाती हैं? 9% ज़्यादा हो जाती हैं वाटर की निस्बत। आंसर कौन सा हुआ? बी हुआ। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी एमसीक्यू है वो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है। तो याद रहे कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसे हम सूटेबल वर्ड्स के साथ करते हैं। आए देखते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। पोलराइजेबिलिटी, जी बिल्कुल। आपको पता है कि नोबल गैसेस कौन सी हैं? हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी। अब ऊपर से नीचे क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है। और जितना साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने से क्या बढ़ती है? पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। लिहाजा पोलराइजेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जितना साइज बड़ा होता है उसको धक्का लगाना आसान होता है, उसको पोल बनाना आसान होता है। आज ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये फर्ज करें मेरे पास एक मैं पोल बना रहा हूं, ये ले, ये मैं एक पोल बना रहा हूं इतना को। अब इसके इलेक्ट्रॉन जकड़े हुए हैं, ज्यादा करीब हैं। अब एक बड़ा एक चीज बड़ी है, बड़े साइज की। अब इसके इलेक्ट्रॉन दूर हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके ऐसे जमा नफी को अलग अलग करना, पोल बनाना आसान है। लिहाजा याद रहे कि जो पोल बनने की ताकत होती है वो साइज इंक्रीज करने से, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे ग्रुप में साइज बढ़ता है। जितना साइज बढ़ेगा इसका मतलब उतनी पोल बनने की ताकत भी बढ़ती जाएगी, पोल बनाना आसान होता जाएगा। लिहाजा पहली जो फिल इन द ब्लैंक है वो कौन सी हुई? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीज। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। याद रखें जो नया जो पैटर्न है उसमें फिल इन द ब्लैंक पेपर में नहीं होती, लेकिन आपका कंसेप्ट जरूरी है एमडी कैट, ई कैट वगैरह के लिए। दूसरी देखें, कहता कौन सी चीज है जो डेवलप होती है एसीटोन के अंदर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अंदर। ये थोड़ी देर पहले हमने ये बात पढ़ी है। लिहाजा यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कहता है कि कौन सी चीज है जो वीक होती है एचएफ में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आए देखते हैं जी एचएफ को। आपको पता होना चाहिए कि जो एचएफ है, एचएफ जो है, मैं फर्ज करें यहां पे उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जो एचएफ है उसका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि उसका जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। एच एफ एच एफ। और ये भी आपको पता है कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके दरमियान में यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता ना चाहिए यहां पे 120 का एंगल होता है, 120 डिग्री होता है। अच्छा, एक एसिड होता कौन सा है? HCl, HBr, HI। सबसे अच्छा एसिड ये है HI वाला।
ये देखें, फरजाना कल बार आई, ये पीरियोडिक टेबल की लाइन आपको याद करवाई थी। HF HCl HBr HI, ये सबसे अच्छा एसिड है, ये सबसे कमजोर एसिड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की ताकत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिहाजा मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन इज एंट्रैप्ड, हाइड्रोजन जकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। लिहाजा ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के दरमियान में, इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के दरमियान में ये जकड़ी हुई है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन दरमियान में जकड़ी होने की वजह से आसानी से लॉस नहीं की जा सकती। एसिड कौन होता है? मुझे जरा ये बता दें कि एसिड कौन सा होता है? एसिड, एसिड वो होता है जो H लॉस करे वाटर में, प्रोटॉन दे, प्रोटॉन दे। लिहाजा मैंने क्या बताया कि एक एसिड वो होता है जो लॉस करता है प्रोटॉन, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी रह ही प्रोटॉन गया, अकेला प्रोटॉन ही रह गया, इसलिए H पॉजिटिव का नाम प्रोटॉन भी होता है। H पॉजिटिव का नाम प्रोटॉन भी होता है मेरे बेटे, H पॉजिटिव का नाम प्रोटॉन भी होता है। अच्छा देखें, आए वापस चलते हैं, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इधर नीचे ये भी फ्लोरीन है। अब दो फ्लोरीन के दरमियान में जब ये हाइड्रोजन जकड़ी हुई है, अब ये जकड़ी हुई है, क्या ये लॉस हो जाएगी? नहीं, इसे निकालना मुश्किल है। लिहाजा HF आसानी के साथ हाइड्रोजन लॉस नहीं करता। लिहाजा मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन इज एंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द हाइड्रोजन एटम, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द HF, सो इट इज द वीक एसिड। लिहाजा HF कौन है? एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर से इसको निकालना मुश्किल होता है, वीक। यहां पे फिर MCQ क्या आएगा, ये मैंने सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस कर दिया है। यहां पे फिर आंसर क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे आप लिख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारे पास चौथी जो फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है, कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम अल्टीमेट होता है आर रिवर्सिबल में। ये उन्होंने वैसे भी हमारे सिलेबस में से निकाल दिया है रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम उसने जो कंसेप्ट लिया है ना, ये असल में उसने, हमारे पास एक टॉपिक था चैप्टर 4 में जो हमने नहीं पढ़ा, वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का। वहाँ पे जाके जब हम वेपर प्रेशर पढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर के साथ ही हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसका वैसे जो जवाब है वो असल में तो अल्टीमेट गोल आता है। मतलब ये एक रिएक्शन है, बंद बर्तन है, ये वेपर्स बन रहे हैं, ये लिक्विड है, ऊपर को वेपर्स बन रहे हैं, और ऊपर से आप बंद कर दें तो वेपर्स वापस गिरना शुरू हो जाएंगे, वापस गिरना शुरू हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। एक वक्त आएगा कि वेपर बनने का अमल और वेपर वापस आने का अमल बराबर हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो गोल क्या होता है, अल्टीमेट, यही होता है इक्विलिब्रियम। लिहाजा असल में ये क्या फिल इन द ब्लैंक लिखी है कि जब इक्विलिब्रियम कायम होती है, मैं फिर से बता दूं, ये मेरे पास बर्तन है, यहाँ पे लिक्विड है, ये वेपर्स बन रहे हैं, आप यहाँ से इसको बंद कर दें, ये वेपर ऊपर को जाने का अमल, वापस आने का अमल, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो एक वक्त आएगा जब फॉरवर्ड का रेट स्पीड वापस रिवर्स की स्पीड के बराबर हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लिहाजा इक्विलिब्रियम में आखिरकार क्या गोल होता है? आखिरकार यही गोल होता है मेरे बेटे के इक्विलिब्रियम
कायम हो जाती है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। लिहाजा हमारा जवाब रिवर्सिबल में यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीमेट गोल, आखिरी मकसद। पांचवी फिल इन द ब्लैंक है, वो कहता है जनाब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, किसकी, हेक्सेन की, क्या होती है, ज्यादा, ग्रेटर। लो जी ये जवाब है ग्रेटर, किससे, इथेन से। वजह आए मैं अभी बता देता हूं, आपको वैसे बताई थी लेकिन आज फिर बता देता हूं, ये हमने टॉपिक में पढ़ा था। ये ले मेरे पास एक छोटी सी चीज है, फर्ज करें CH3 2 कार्बन वाली, अब एक और CH3 है, तो इसके दरमियान में यहां पे लंदन फोर्सेस, यहां पे लंदन फोर्सेस। अब मेरे पास हेक्सेन है, ये कौन थी, ये इथेन, ये भी इथेन, इथेन इथेन 2 कार्बन वाली। अब अगर मेरे पास एक हो हेक्सेन, अच्छा आप ना एक उंगली एक हाथ की है ना, तो दूसरे हाथ की एक उंगली के दरमियान में उसे जकड़े, एक उंगली से दूसरी उंगली को पकड़े, पकड़े जरा। अच्छा अब ये एक फोर्स है जो आपने उंगली पकड़ी हुई है, फिंगर, अब दो दो फिंगर के साथ 2 फिंगर पकड़े, अब 3 फिंगर के साथ 3 फिंगर पकड़े। मैं क्लास में अक्सर ऐसे किया करता था, 4 फिंगर के साथ 4 फिंगर पकड़े। अब ये देखें ये 6 फिंगर हैं, फर्ज करें ये 6 कार्बन है, 6 होती तो नहीं, आप यही सोच रहे हैं कार्बन। ये देखें आखिरी वाले पे H3 होते हैं, फिर H2, फिर H2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2। अच्छा ये हमारे पास हेक्सेन हो गए। यहाँ कशिश की फोर्स है लंदन फोर्सेस, यहाँ लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप ये चेक करें कि लंदन फोर्सेस जो है यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ये फर्ज करें 6 उंगलियों ने हाथ को, एक हाथ ने दूसरे हाथ को जकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जगहों पे लंदन फोर्सेस हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा लंदन फोर्सेस, क्या बताया मैंने, इसमें मोर लंदन फोर्सेस। वजह आपको मैंने बताई हुई है, क्या बताई हुई है, लिख लें जुमला, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर साइड्स फॉर द फोर्सेस। उतनी जगह ज्यादा लंदन फोर्सेस के लिए, और जितनी जगह ज्यादा इसका मतलब उतनी लंदन फोर्सेस ज्यादा, लंदन फोर्सेस ज्यादा, देन मोर हीट इज रिक्वायर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द इथेन, ये हेक्सेन, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन देन द 1 मोल ऑफ इथेन। कहता मैंने क्या जुमला बोला, एज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द हेक्सेन, इसमें ज्यादा हेक्सेन में कार्बन एटम्स ज्यादा मौजूद हैं। ये जुमले लिख लें भाई, ये जुमले लिख लें, एज देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हेक्सेन, so more sites for the London forces, hence more London forces, more boiling point, more heat is required to vaporize, more heat is, greater amount of heat is required to vaporize the 1 mole of hexane than the 1 mole of ethane, because ethane have less number of sites, hence less London forces। लिहाजा ये जो फिल इन द ब्लैंक थी, इसका आंसर क्या हुआ, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ ही पढ़ा दिया आपको। इसका आंसर मेरे बेटे क्या हुआ, इसका आंसर हुआ यहाँ पे ग्रेटर, ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन डेल्टा एच वी का मतलब है कि कितना चेंज आया, किस में, एच में, हीट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी हीट कंटेंट, एंथैल्पी कि कितनी हीट चाहिए वेपर्स बनाने के लिए फॉर 1 मोल, वो ज्यादा होती है किसकी, 6 कार्बन वालों की, किसकी निस्बत, 2 कार्बन वालों की निस्बत। मेरा ख्याल है कि आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए थी कि 6 कार्बन के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती, क्यों, क्योंकि 6 जगहों पे फोर्सेस हैं, फोर्सेस ज्यादा होंगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी बात है, ये हमारे पास 9%, ये पहले बहस कर चुका हूं मैं, बर्फ में 9% ज़्यादा जगह होती है। इसके बाद जो हमारे पास वेपर प्रेशर वाला टॉपिक हमारे बोर्ड ने निकाल दिया है,
यहीं तक हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। ये हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी यहां तक की है। अब हम जा रहे हैं इस पे। ये हमारे पास 8वीं बी फिल इन द ब्लैंक अगर देखी जाए तो करीब करीब हमारे वैसे साथ मिलती थी। हीट लॉस नहीं होता। अ लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब बर्फ जम जाती है, आपको पता है ना, जब बर्फ जम जाती है, मैंने बताया था समंदर के ऊपर, तो उसके अंदर खाली जगह होती हैं जिसकी वजह से वो हीट नीचे नहीं गुजरने देती। लिहाजा जवाब यहाँ पे क्या आएगा? इंसुलेट्स द वाटर। इंसुलेट्स द वाटर, वो इंसुलेट करती है, इंसुलेट करती है, हीट नीचे नहीं गुजरने देती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल इंड्यूस। बिल्कुल गलत, झूठ बोला इसने। डाइपोल ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें तो एक इंड्यूस डाइपोल है, खुद जो बनाया गया, एक डाइपोल ने मजबूर करके बनाया। एक पोल नॉन पोलर था, उसको इन धक्का लगाया, धक्का लगा के खुद पोल बनाया। इसे कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, जो हम खुद एक नॉन पोलर से पोलर बनाते हैं। तो ये तो कमज़ोर होता है। और एक होता है परमानेंट डाइपोल, ये देखें HCl HCl, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। तो ये ताकतवर फोर्स होती है। ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। दूसरी चीज देखें, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, अक्सर MCQ आता है। ये देखें, ये देखें, मेरे पास एक पानी है, वाटर का मॉलिक्यूल है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पास वाटर, ये वैसे मैंने बताया हुआ है पहले, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कौन है? डाइपोल। मैंने इसके अंदर नमक हल किया, नमक हल हो गया और ये बन गया नमक। Na पॉजिटिव लिया था, Cl नेगेटिव लिया था, पानी में हल होते साथ। ये Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कशिश कर लेगा। ये कौन है? आयन। और ये कौन है? डाइपोल। तो पानी और आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान में कौन सी कशिश होती है? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। लिहाजा ये लिखा हुआ आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। लिहाजा ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। दूसरा बिल्कुल ठीक है। हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन सॉलिड। बिल्कुल, ऊपर से नीचे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साइज बढ़ता है। और ये देखें, फरजाना कल बार आई, इसका साइज बढ़ा, जितना साइज बढ़ा उतना पोल बनाना आसान। हाई पोलराइजेबिलिटी, इसका पोल ज्यादा बनेगा, इसमें फोर्सेस भी ज्यादा। जब इसमें फोर्सेस ज्यादा, इसीलिए ये क्या बन जाएगी? सॉलिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आयोडीन सॉलिड है जबकि F2Cl2 ये दोनों गैसेस हैं और Br2 लिक्विड है। ये I2 सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से हाई पोलराइजेबिलिटी, पोल बनने की ताकत ज़्यादा होती है, जिस वजह से फोर्सेस ज़्यादा कायम होती हैं। और फोर्सेस ज़्यादा कायम होती हैं तो इसलिए ये शायद करीब करीब वो चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो सॉलिड बन जाती है। लिहाजा नेक्स्ट, ये बिल्कुल बात ठीक है जी। इसका मतलब ये बिल्कुल बात ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द H2S मेक्स अ डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बकवास करता है, झूठ बोलता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है। इसके अंदर तो ये लंडन फोर्सेस आ जाती हैं, वीक वांडरवल फोर्सेस आ जाती हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन द वाटर। बकवास करता है, झूठ बोलता है। हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन द वाटर, बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोकार्बन्स तो आपको पता है नॉन पोलर होते हैं, वो पानी में कैसे हल हो गए? ये सोल्यूबिलिटी टॉपिक में मैं पढ़ा के आया हूं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नीचे वाला कहता है, लेकिन कहता है विस्कोसिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। बिल्कुल, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकतवर होगी उसकी विस्कोसिटी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, वो ज्यादा होगी। गाढ़ापन वो ज्यादा होगा। तो ये लिक्विड है, लिक्विड फर्ज करें ये लिक्विड है, लिक्विड की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है ना, रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। और वो अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश ज्यादा ताकतवर होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ताकतवर होगी, तो उतनी विस्कोसिटी भी क्या होगी? ताकतवर होगी। वो फ्रिक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी।
लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लिहाजा ये बात विस्कोसिटी वाली ठीक है। इसके बाद बस जी ये इतना ही था। ये आई एक्स ये 9 वाला जो है ये एक आया हुआ है, आइस डज नॉट शो एनी वेपर प्रेशर ऑन सरफेस -1 पे, बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है। आइस 0 डिग्री पे भी जम जाती है तो उस वक्त भी उसके ऊपर हल्का हल्का वेपर्स आ रहे होते हैं। -1 पे उसे आप कैसे लेके जाएं? कभी भी जिंदगी में, वैसे ये यहाँ का टॉपिक नहीं बनता था, ये वेपर प्रेशर का टॉपिक है कि वेपर प्रेशर हमेशा हर टेम्परेचर पे होती है। ये जुमला याद कर लें, वेपर प्रेशर हमेशा हर टेम्परेचर पे होता है, अवेपोरेशन हमेशा हर टेम्परेचर पे होती है। ये गलत लिखा हुआ है, आइस 0 डिग्री पे जाके जमती है, उसके ऊपर भी हमारे पास हल्की वेपर्स होते हैं, वेपर का प्रेशर होता है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। एक छोटा सा MCQ मैं बताना चाहता हूँ आज आइस के मुतल्लिक। अभी आइस की बात आई तो मैं बताता चलूँ, बड़ा ज़रूरी MCQ है, आपने याद रखना है। जो आइस है ना, इसके बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात है कि आइस, जब पानी है ना, पानी के मालिक्यूल इसे ठंडा करें, करीब आएंगे, ठंडा करें, टेम्परेचर कम करें, ठंडा करने पे, टेम्परेचर कम करने पे करीब आएंगे, सिकुड़ते गए, तो जितना मालिक्यूल करीब आ रहे हैं वो तो डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन 4 डिग्री पे आके मैक्सिमम होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जितना करीब लाएंगे ना, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, इसके नीचे 0 डिग्री पे जाके, मतलब 4 के बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर अरेंजमेंट आती है। और जितनी रेगुलर अरेंजमेंट आती है, रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होता है, 9% जगह पैदा हो जाती है। याद है मैंने कहा था बर्फ फिर इतनी उठ जाती है, इसके अंदर 9% एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और इस 9% एम्प्टी स्पेस की वजह से डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लिहाजा ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होती है, 4 डिग्री पे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और 0 डिग्री पे डेंसिटी बिल्कुल आके लो हो जाती है, वाटर की निस्बत। आगे चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पे चलते हैं। आज ये बिल्कुल हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। आए अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आए हम क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। आए जी, कहता है कौन कौन सी फोर्सेस हैं इनके अंदर। जी सबसे पहले अमोनिया, तो आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैंने कुछ असाइनमेंट्स देखी हैं, बस किताबों को कॉपी करते हैं आप लोग, मेरी ना सुनिएगा कभी, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा ना कभी आप मानिएगा। वो सारे ऐसे ही डॉक्टर बन गए सारे जो मुझसे पढ़ के गए किताबों से पढ़ के। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत पार्शियल पॉजिटिव है। एक तरफ जब मैंने आपसे कहा था N आ जाए, O आ जाए, F आ जाए, तो इनके दरमियान में हमेशा कशिश की फोर्स कौन सी होती है, ये मैंने आप लोगों को बताई हुई है जी। इनके दरमियान में हमेशा कशिश की फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिहाजा आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के साथ आपने ये बताना है कि ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद दूसरा ऑक्टेन, आएंजी ऑक्टेन के अंदर आपने CH3 CH2 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 कितने हो गए, 4, CH2 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 और ये हमारे पास CH3। एक और ऑक्टेन बनाएंगे ऐसे बिल्कुल ऑक्टेन इसकी तरह बनाएंगे, CH3 CH2 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 और ये CH3।
3। ये कौन है? ऑक्टेन। ये नॉन पोलर है और इसके दरमियान में ये जो फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं? आपने बतानी है कि ये फोर्सेस मेरे बेटे लंदन फोर्सेस हैं। लंदन फोर्सेस है। आपने ज़रा प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना है, सीधा सीधा, कि कार्बन के सामने कार्बन आए। लिहाजा इसके अंदर क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नॉन पोलर्स हैं। ये कौन है? नॉन पोलर। इसलिए इनके अंदर कौन सी फोर्सेस हैं? लंदन फोर्सेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने मेरे बेटे बताया है आर्गोन, हिना ने अरमान की कुर्सी रोंदी। ये सारी नोबल गैसेस नॉन पोलर हैं और सारी नॉन पोलर्स के दरमियान एक आर्गोन और दूसरे आर्गोन में भी के दरमियान में जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स कायम होगी? लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस। स्ट्रक्चर बना के दिखाने आपने, स्ट्रक्चर बना के। 3 शेल होते हैं आर्गोन में, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पीरियड है तो 3 शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं। बस इतना ही बना दीजिएगा और दरमियान में ये फोर्स आपने दिखानी है कि इसके दरमियान में फोर्स कौन सी होती है? लंदन फोर्सेस होती है। उसके बाद आर्गोन के बाद उसने कहा प्रोपानॉन का बताएं और मेथानॉल का बताएं। ये प्रोपानॉन फिर आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये प्रोपानॉन, ये देखें एसीटोन होता है, पहले बता के आया हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। एसीटोन। अच्छा एक और लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान में एक कशिश की फोर्स कायम हो जाएगी और ये फोर्स कौन सी फोर्स होगी भला? डाइपोल। डाइपोल। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो है डाइपोल बन गया है और ये भी डाइपोल बन गया है। लिहाजा इसके दरमियान में फोर्स कौन सी होगी? डाइपोल। डाइपोल फोर्स। ये कौन था? प्रोपानॉन। प्रोपानॉन। ये हमने क्या पढ़ा है? ये प्रोपानॉन पढ़ा है बेटा। प्रोपानॉन प्रोपेन से निकला। ये देखें, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो जिसमें 3 कार्बन हो सके कहते हैं प्रोपेन, और जिसमें ये वाला ग्रुप होना, ये C डबल बॉन्ड O कीटो। इसके इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन हो तो इसे कहते हैं कीटोन। ऑन, इनके एंड पे लगाते हैं ऑन। प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन, इस तरह। एसीटोन, ऑन। कीटोन्स के एंड पे हम क्या लगाते होते हैं? ऑन लगाते होते हैं। कीटोन, ऑन। लिहाजा ये कौन है? प्रोपानॉन है। हम अपनी बात पे वापस आ गए हैं। अच्छा मेरे बेटे, इसके बाद उसने ना जो सवाल किया है, उसने कहा है बिलाल साहब आप बताएं कि इस मेथानॉल के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं। मैं वैसे बड़ी दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ, आखिरी दफ़ा फिर वजाहत कर देता हूँ कि जो अल्कोहल्स होते हैं, जो ओल्स होते हैं, ओल्स होते हैं, उनके अंदर कौन सी फोर्स होती है भला? क्योंकि उनके अंदर OH होता है। OH, OH, OH। और मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूं कि जब N आ जाए, O आ जाए या F आ जाए और दूसरी तरफ आ जाए H, तो उनके दरमियान में फोर्स कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिहाजा इसका जवाब क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये देखें, आप यूं इसकी बना लें, अपनी शक्ल बना लें आप। मेथानॉल है CH3OH। एक और बनाएं
CH3OH, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो फोर्स होती है, ये कौन सी फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद कहता है जनाब कि प्रोपानोन, प्रोपानोन, प्रोपानोल और ब्यूटेन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, इनके मैसेज के हिसाब से इन्हें लिस्ट करें और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से लिस्ट करें। रिलेटिव मॉलिक्यूलर्स मैसेज करीब करीब हैं, आप बताएं कि इनके अंदर फोर्सेस कौन सी हैं। आए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपने सब के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं। ये लें जी, मैं दिखा रहा हूं आपको, सब के स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं। ये लें, मैं सबसे पहले उसने कहा प्रोपानोन है, अभी दिखाया था मेरे बेटे, अभी दिखाया था। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसके दरमियान में ये जो कशिश की फोर्स होती है, ये मैंने आपको बताई थी। कशिश की फोर्स अभी भी बता के आया हूं कि कौन सी फोर्स थी, बता के आया हूं, डाइपोल, डाइपोल। क्यों? क्योंकि एक तरफ कार्बन है मेरे बेटे, कार्बन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। डाइपोल, डाइपोल। लिहाजा दूसरे में देखते हैं, ये देखें C3H7, उसने ब्यूटेन दिया है, तो चले मैं ब्यूटेन को सारे के स्ट्रक्चर खोल के बना देता हूं। CH3, CH3, ये उसने ब्यूटेन दिया, CH2, CH3, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। तो ये ले, मैंने ये भी 4 कार्बन वाला बना दिया, ये ब्यूटेन बन गया। ये कशिश की फोर्स, ये कशिश की फोर्स, ये कशिश की फोर्स, ये कशिश की फोर्स। लिहाजा फोर्सेस कौन सी हैं? लंडन फोर्सेस। क्यों? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं? नॉन पोलर होने की वजह से लंडन फोर्सेस। तो मेरे बेटे आए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है कि आपने सबसे पहले, हमने अभी अभी प्रोपानोल बनाना है, ब्यूटेन बना लिया, प्रोपानोल बना लिया। प्रोपानोल, प्रोपानोल, ओल। आए देखते हैं जी प्रोपानोल बना के। ये हमने डाइपोल, डाइपोल पहले भी बनाया था, ये पहले का बना हुआ है। आए मैं यहाँ पे प्रोपानोल बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, C3H7, 3 कार्बन, OH, C3H7, OH, प्रोपानोल, ओल, ओल, नेगेटिव, पॉजिटिव। और जो अल्कोहल्स होते हैं, इनमें हमेशा कौन सी फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लो जी, सारा कंक्लूजन बाहर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ताकतवर है, मतलब ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस जी, सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद डाइपोल, डाइपोल। इसके बाद लंदन फोर्सेस। लिहाजा इसी के नीचे लिख लें आप, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में थी? ओल में। प्रोपानोल, ओल। प्रोपानोल के बाद डाइपोल, डाइपोल किस में थी? प्रोपानोन, कीटोन। और उसके बाद लंदन फोर्सेस किस में थी?
ब्यूटेन में। तो सारी वजाहत हो जाएगी कि फोर्सेस के हिसाब से उनके क्या हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अभी मेरे बेटे ये सवाल इस तरह मुकम्मल होता है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कहता है HF के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंगर है, शॉर्टर कोवलेंट या हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गर वाला। तो आए जी देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है। ये मेरे पास अगर मैं कहूं ये HF है, HF है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसके दरमियान में यहां कशिश की फोर्स, ये ले मेरे बेटे ये HF हो गया, ये HF हो गया। और आपको पता है कि ये कौन सी फोर्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड है। मैं जवाब बोल रहा हूं, लिख लें। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज, ये फॉर्म्ड बनता है बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। This is actually intramolecular force, intramolecular force। इंटरा मालिक्यूल के अंदर की फोर्स। और अब इसके बारे में लिखिए नीचे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स which is formed due to partial positive charge of hydrogen atom and highly electronegative of electronegativity of the फ्लोरीन एटम। ये जुमले लिख लिए आपने, मतलब पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिखें, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या लिखना है, इट इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो कौन सी थी, इंटरामॉलिक्यूलर। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज द, मतलब आप इसके बारे में लिखें, हाइड्रोजन बॉन्ड इज intermolecular force which is between electronegative fluorine atom of one molecule and partial positive charged hydrogen of other molecule. This is longer bond, hence 20 times weaker than कोवलेंट बॉन्ड। लिहाजा ये कोवलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स कमजोर बॉन्ड है, 20 टाइम्स कमजोर बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड इज, उस जो कोवलेंट बॉन्ड की लाइनें लिखी हैं उसके अंदर एक पॉइंट का इजाफा कर लें, एक पॉइंट और लिख लें। कोवलेंट बॉन्ड is shorter bond, shorter bond
इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो दो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जकड़ा होता है, बिकॉज इट इज एंट्रैप्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जकड़ा होता है, तो लिहाजा एच एफ का जो अंदरूनी बॉन्ड है, दिस इज द शॉर्टर बॉन्ड, दिस इज द मजबूत बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्यों? बिकॉज इट इज एंट्रैप्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान में जकड़ा हुआ है। तो अभी मेरे बेटे ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी हम वापस चलते हैं उसी एक्सरसाइज पे जो हम पढ़ रहे थे। ये मेरे बेटे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट किया है, तो अभी हम इसके कुछ 2 पार्ट और करते हैं और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज ये देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कहते हैं सर्दियों में कैसे मछलियां महफूज रहती हैं। इसका आंसर मेरे बेटे में पहले दे चुका हूं। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक सुने जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस दिया हुआ है, वो टॉपिक सुनना है। हल्का सा टच कर देता हूं कि रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से 9% एम्प्टी स्पेसिस पैदा हो जाती हैं और इस 9% एम्प्टी स्पेसिस की वजह से जो आइस होती है एक्ट एज इंसुलेटर, मतलब हीट उसके अंदर नहीं गुजर सकती। एंड इन द विंटर, ये भी लिखना है, सर्दियों में व्हेन वाटर स्टार्ट टू फ्रीज फ्रॉम अपर साइड, वाटर जब ऊपर से, ये मैं आप जब मेरा लेक्चर सुनेंगे ना पार्ट 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस समझाया है, तो उसमें ये सारा क्वेश्चन मैंने आंसर लिखवाया हुआ है कि ऊपर से नीचे कुछ जमना शुरू करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि इसकी डेंसिटी लो होती है, ये ऊपर ही रहती है, और जब ये ऊपर रहेगी इसमें खाली जगहों की वजह से ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी। जब ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी तो हीट नीचे नहीं जा सकती, तो जो नीचे वाला पानी है वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। लिहाजा नीचे फिशेस कैन सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस, इसके नीचे। उसके बाद वाटर एंड एथानॉल कैसे एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मेरा बेटे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पार्ट नंबर 3 लेक्चर है वो सुनना है। उसके अंदर इसका मैंने स्ट्रक्चर बना के ये सारा सिखा के आया हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आसानी की खातिर सिर्फ हल्का सा एक दफ़ा इसका जिक्र कर देता हूँ ताकि एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाए कि C2H5 OH एथानॉल और जब HOH ये वाटर होते हैं तो इनके दरमियान में ये जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स कायम हो जाती है, वो मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हो जाती है। क्यों? एक तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनकी दोनों की वजह से इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिहाजा दे आर द कैपेबल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी में कैसे आती हैं, ये मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक आपने सुनना है, उसके अंदर मैं सारा क्लियर करके आया हूँ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि कैसे हमारी जिंदगियां, ये भी आपने मेरे बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक सुनना है। उसके अंदर मैं सर्वाइव वाला जो टॉपिक है फिशेस वाला, उसी के अंदर ये सारी वजाहत करके आया हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ना होती तो पानी का लॉस हो जाता, पानी
कि जो इतनी हीट कैपेसिटी है जज़ब करने की, 100 बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखें 100 बॉइलिंग पॉइंट, ये देखें प्रोपानोन का 56 है, पेंटेन का 36 है। ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इतना ज़्यादा, इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये बहुत ज़्यादा है, 41 है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा हीट इसको देनी पड़ती है। इसलिए रबिंग पावर, फर्ज करें जो हमारे सेल में अगर इतना पानी ना होता तो फ्रिक्शन बहुत होती, हमारी आंखों में अगर पानी ना होता तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती उस, और पानी जो अगर दुनिया में ज़मीन पे इतनी ज़्यादा इसके अंदर इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता कि ज़मीन बहुत ज़्यादा हीट वाली हो जाती और हम इसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ without the water because it have the more enthalpy of vaporization. It is due to just hydrogen bonding. It have the more boiling point. It is just due to hydrogen bonding. ये सारी जिंदगी हमारी खराब हो जाती किसके बगैर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर, अगर वाटर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती। इसीलिए इसके अंदर हमें बहुत से फायदे हासिल होते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के ऊपर कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर अफेक्ट करता है। तो आए मैं इसका आंसर देता हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। आए देखते हैं जी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तवज्जो से ये जुमला सुनेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लें जी, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें गैस पड़ी है। अब इसका टेम्परेचर कम करेंगे, थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है। टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर कम करें, टेम्परेचर कम करें, जिस टेम्परेचर पे आके ये गैस लिक्विड बन जाती है। आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें ये गैस लिक्विड नहीं बन सकती। कब? जब तक इसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगे। जिस टेम्परेचर पे आके गैस लिक्विड बनती है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसकी बेशक आप डेफिनेशन लिख लीजिए, द हाईएस्ट द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, जिस पे आके उसे लिक्विफाई किया जा सकता है, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। या द हाईएस्ट टेम्परेचर above which a gas कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जिसके ऊपर, इससे अगर ऊपर टेम्परेचर करूंगा इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस। ये लिख लें डेफिनेशन, द टेम्परेचर द मैक्सिमम टेम्परेचर above which इट इज इम्पॉसिबल, इसके ऊपर इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस, इस किसी गैस को लिक्विड बनाना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई। अब देखें ये मेरे पास एक चीज़ है अमोनिया NH3, इसमें जमा नफी का पोल है, इसमें जमा नफी का पोल है, नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये गैस है, ये मेरे पास ये डाइपोल, ये भी डाइपोल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स जल्दी करीब आएंगे। क्या मतलब? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी फोर्सेस हों ताकतवर, मैंने क्या बताया, जिसकी फोर्सेस हों स्ट्रोंगर, उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी करीब आएंगे। तो लिहाजा वो गैस जल्दी लिक्विड बनेगी। लिहाजा अभी थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अभी ऊपर ही होगा। ऊपर से टेम्परेचर को कम करते हैं ना ज्यादा से कम कर दें, अभी ऊपर ही होगा कि वो गैस लिक्विड बन जाएगी। लिहाजा उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, मोर स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस molecules will come closer more readily and the gas will be liquefied more readily, so it have the high critical temperature। क्या मतलब? स्ट्रॉन्गर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमारा मेरे बेटे कंक्लूजन निकला। और जिसके अंदर फोर्सेस कमजोर होंगी उसका टेम्परेचर और नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाना पड़ेगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है। लिहाजा इसके उल्टी बात लिख लें कि वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट का भी एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट का भी एमसीक्यू है। इसे लिख लें, इसे लिख लें, इसे लिख लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट का भी एमसीक्यू है। अच्छा देखें, ये मेरी बात सुने। ये फर्ज करें मेरे पास एक चीज है, ये हमारे पास अभी अभी जो उसने दो मिसालें दी हैं, कहता है बिलाल साहब आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक मीथेन है। अब बड़ी अजीब बात है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है। क्यों? जमा नफी का पोल इधर को, जमा नफी का पोल इधर को, तो डायपोल मूवमेंट जीरो फिजिक्स के रूल से। ये भी नॉन पोलर, क्योंकि जितना पोल उधर को उतना पोल उधर को। और CH4 जो है, ये भी चारों पोल इस तरीके के होते हैं कि ये भी नॉन पोलर, कि एक दूसरे को सारे कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें भी फोर्सेस कौन सी? लंदन फोर्सेस। इसमें भी फोर्सेस कौन सी? लंदन फोर्सेस। लेकिन आप इसके नीचे लिखेंगे CO2 के नीचे। लेकिन जो CO2 है ना, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्यों? ड्यू टू ग्रेटर साइज, इसका साइज बड़ा है। हेंस मोर पोलराइजेबिलिटी, मतलब मोर इजी डिस्टॉर्शन एंड मोर पोल बनने की ताकत, पोल बनने की ताकत, मोर पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी, ये लें। लिहाजा मेरे बेटे, जिसका साइज बड़ा होता है ना, जिसका साइज बड़ा होता है उसको पोल बनाना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। उसको पोल बनाना आसान, जितना पोल बनाना आसान, उसमें अगला पॉइंट क्या आएगा, इससे आगे क्या लाइन आएगी? मोर स्ट्रॉन्गर द लंदन फोर्सेस। उसमें उतनी लंदन फोर्सेस ज्यादा, लिहाजा वो उतनी, जितनी फोर्सेस ज्यादा ताकतवर होंगी, मालिक्यूल ज्यादा जल्दी करीब आएंगे। ये थर्मामीटर है, तो जितनी ज्यादा मालिक्यूल जल्दी करीब आएंगे, इसका मतलब अभी अभी यहीं पे टेम्परेचर होगा और वो गैस क्या बन जाएगी? और वो गैस लिक्विड बन जाएगी। लिहाजा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। किसकी निस्बत? मीथेन की निस्बत है। हैंस हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? ये छोटा सा सी लिखा है मैंने, हैंस हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली मिथेन हैव, आप इसके आगे लिख लें, सिमिलरली मिथेन हैव स्मॉलर साइज, हैंस लो पोलराइजेबिलिटी, सो वीकर फोर्सेस, हैंस लो क्रिटिकल टेम्परेचर। इसलिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मेरे बेटे क्या होगा? कम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसे अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये कई दफ़ा पहले बोर्ड में आ चुका है। ये मुमकिन है कि इस दफ़ा भी आ जाए। इसके बाद हमारे पास अगली बात करते हैं कि इसके बाद जो अगला सवाल है मेरे बेटे, ज़रा चेक करें क्वेश्चन नंबर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनके अंदर फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ये आप जल्दी से देखें। वाटर की मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोपानॉन की मैं शक्ल बना चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर डाइपोल, डाइपोल डायग्राम आपने इसमें बनानी है। पेंटेन 5 कार्बन बनाए हैं ज़रा, 5 कार्बन बनाए हैं ज़रा। ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। आखिरी पे क्या होते हैं? H3, आखिरी पे H3, आखिरी पे H3, आखिरी पे H कितने होते हैं? 3। दरमियान वालों पे H2, H2, H2 लगाने हैं, आपने लगाने हैं।
तो लिहाजा एक दरमियान में फोर्स कौन सी होंगी मेरे बेटे, लंदन फोर्सेज होंगी। कौन सी फोर्सेज होंगी, लंदन। मैंने आपको बताया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके दरमियान में फोर्सेज कौन सी होती हैं, लंदन फोर्सेज होती हैं। उसके बाद हमारे पास कहता है कि इनके सब की लंदन फोर्सेज, हमने फोर्सेज बता दी कि कैसे कैसे फोर्सेज होंगी। आपको पता है सबसे ताकतवर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, उसके बाद लंदन फोर्सेज। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम। कहता है इनमें से कौन सा लिक्विड्स हैं जब इनको हल किया जाए तो अनलाइक करते हैं टू मिक्स। जी बिल्कुल, पेंटेन किसी के साथ भी हल नहीं होगा क्योंकि इसमें लंदन फोर्सेस हैं और इन दोनों में अलग फोर्सेस हैं। उसके बाद कहता है कौन सी फोर्सेस हैं जो इमिसिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द फोर्सेस, जो हमारे पास इमिसिबिलिटी में ये सबसे ये ज़रूरी, एक्सप्लेन द इमिसिबिलिटी। ये डाइपोल डाइपोल, ये लंदन फोर्सेस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजाहत आप कैसे करेंगे, आप करेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जैसी चीज़ होगी वैसी के अंदर मेरे बेटे हल होगी, जैसी चीज़ होगी वैसी के अंदर हल होगी। लिहाजा इन सब के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट हैं, लिहाजा एक दूसरे के अंदर हल नहीं होंगे सवाए किसके, वाटर एंड प्रोपानोन के। वाटर एंड प्रोपानोन एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं, वाटर एंड प्रोपानोन एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है कि कौन सा पेयर है जो आपस में हल हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोपानोन और वाटर का, तो आपने ऐसे बनाना है कि ये मेरे पास ये प्रोपानोन है, ये प्रोपानोन है और ये मेरे पास वाटर है। इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट, ये आपस में हल हो जाएंगे। लिहाजा ये आपस में लाइक डिजॉल्व लाइक की वजह से हल हो जाएंगे। क्यों, इसके अंदर डाइपोल बनता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और इसके अंदर भी ये डाइपोल बनता है, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर हल होने के काबिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी सवाल है बोर्ड के मुताबिक, नियॉन आर्गोन दोनों मेरे बेटे नॉन पोलर हैं, लिहाजा दोनों का दो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर कौन सी होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं। उसके बाद मेरे बेटे वाटर है, वाटर में बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद मेरे बेटे सोडियम फ्लोराइड है, ये कौन है, सोडियम फ्लोराइड मेरे बेटे ये Na पॉजिटिव F नेगेटिव, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे ये पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। दिस इज द आयनिक कंपाउंड। ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में तो बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, बहुत। आयनिक कंपाउंड में जमा नफी जमा नफी जमा नफी के आयन्स, ये देखें, ये इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ, ऊपर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ, पीछे से भी, सामने से भी, इतनी ताकतवर फोर्सेस होती हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, सो इट हैव द मोर मेल्टिंग पॉइंट। ये सॉलिड है, NF सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। और उसके बाद डायमंड मेरे बेटे, इट हैव द अ नेटवर्क ऑफ द कार्बन एटम्स, इसमें बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर, इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होती है और इतनी लंबा चौड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसके अंदर कौन से बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन दोनों ऊपर वालों के अंदर लंदन फोर्सेस होती हैं। ये आज का आपका पूरा टॉपिक था। आज मुकम्मल हमने एक्सरसाइज पढ़ ली है, लिक्विड्स पोर्शन मुकम्मल ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉलिड्स का पोर्शन शुरू करेंगे। अपना आप बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।